एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन जहानी। तो कैसे हैं मेरे क्लास 12 के स्टूडेंट्स? एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हमारा क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। तो हाँ, अभी पता नहीं कितनी बार मैं ये चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ। एंड वंस अगेन वी आर स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज ऑफ दिस एंटायर सिलेबस ऑफ आवर हिस्ट्री, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बिल्कुल आने वाले हैं। कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ रखा है और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ रखा है। तो मेरी जिम्मेवारी तो सबको 100 आउट ऑफ 100 दिलाना है। तो गाइज, आज से हमारी न्यू सीरीज शुरू हो रही है। फ्रॉम फर्स्ट लेके लास्ट चैप्टर तक मैं तुम्हारे दिमाग में बसा दूंगी, बस तुम्हें हर वीडियो को ध्यान से देखना है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस लगा दो। वी आर अगेन स्टार्टिंग आवर सिलेबस। जिस बच्चे ने पढ़ रखा है ऑलरेडी चैप्टर, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा था तो चलो भैया अब पढ़ लो। 15 दिन के अंदर तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एंड देन 100 ऑन 100 मार्क्स पक्के। तो भाई चैप्टर शुरू करने से पहले, क्योंकि अब ये पहला हमारे इस पूरा कोर्स होगा हमारा ये 10-15 डेज का, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे चैप्टर्स, नोट्स प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो ये स्टार्टिंग क्लास है, तो उसमें सब बच्चे मुझे अपना नाम बता दे कॉमेंट सेक्शन के अंदर कि आपका क्या नाम है। ऑब्वियसली हिस्ट्री तो है ही आपके पास में, तो ईच एंड एवरी वन ऑफ यू अपना नेम कॉमेंट कर दो। आई एम योर सिमरन दीदी। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं आज हम? ब्रिक्स, बीड्स, बोन्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर का मेन का जो पूरा का पूरा हमारा मेन सिस्टम क्या है हमारे चैप्टर में, हम इसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा के बारे में गाइस आपको पता ही होगा, ऐसा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा हड़प्पा से अनजान होगा, क्योंकि हम इतने समय से जो है 6-7 क्लास में भी हमने हड़प्पा के बारे में पढ़ा है। हड़प्पा इंडिया की आप कहो या हमारे हिस्ट्री की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो चीज़ है। ये वो सिविलाइजेशन है जो हमें दिखाती है कि दैट वी आर सो ओल्ड। अगर कभी आप हिस्ट्री सोचते हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? इजिप्ट के पिरामिड आते हैं, और आप लोग सोचते हो ना कि यार वो तो बहुत एंशियंट लोग हैं। भाई हम उनसे भी ज़्यादा एंशियंट है, और उनके लेवल के भी आप कह सकते हो। अभी भी रिसर्चेस चल रही है दैट इंडिया की जो सिविलाइजेशन है कितनी पुरानी है, हमारे रूट्स कितने पुराने हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड द रूट्स। और अगर आज तक आपको हिस्ट्री बोरिंग लगती थी, अगर अभी तक आपने मेरे से कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है तो लगती ही होगी, ऑब्वियसली हो सकता है लगती हो, बट आज के बाद आपको हिस्ट्री बोरिंग नहीं लगेगी, ये मेरा प्रॉमिस है तुम्हारे से। वीडियो के एंड में तुम खुद कहोगे दीदी चैप्टर समझ में आ गया और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर भी हो गया, ठीक है। तो मैं माइक कर रही हूँ पिन, और शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर को। एक कॉपी उठा के ले आओ, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक नाम बता रही हूँ इंस्टाग्राम आईडी का। ये नहीं मेरी इंस्टाग्राम आईडी, लिख लो इसे पेपर के ऊपर, और अपने फोन में जाके मेरे को यहाँ अकाउंट पे जाके फॉलो कर लेना, क्योंकि मैंने इतने बेहतरीन नोट्स बनाया वो आपको कहीं और नहीं मिलने वाले हैं। बहुत ईजी लैंग्वेज के शॉर्ट नोट्स बना दिए हैं, वो आपको मेरी आईडी से जाके मिल जाएंगे। तो अगर आपको कॉपी डाउन करना हो, एक लाइन कॉपी डाउन कर सकते हो, वरना अगर प्रिंट आउट निकलवाना है तो वहां से जाके फॉलो करोगे आप मेरे को, यू विल गेट ऑल द फोटोज, ठीक है जी। अब शुरू कर दिया चैप्टर को, बहुत बातें हो गई। तो चैप्टर का नाम है ब्रिक्स, बीड्स, बोन्स। पहले चैप्टर के नाम को समझो, सिंपल इंग्लिश है। ब्रिक्स मतलब ईंटें, बीड्स मतलब होते हैं मोती, जिसके हम ब्रेसलेट्स वगैरह बनाते हैं ना, चार्म्स बनाते हैं, और बोन्स हो गई हमारी हड्डियां। अब हम इस चैप्टर का नाम ऐसा क्यों रखा है मैं आपको ये बताती हूँ। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। पता है आपको, पहले ये अंग्रेज लोग ऐसा सोचा करते थे कि ना यही लोग पुराने हैं। बहुत पुराने ज़माने की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि बिफोर क्राइस्ट की बात करें, यानी कि जीसस क्राइस्ट से जन्म के भी पहले की, जब बहुत बहुत पुराने ज़माने की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। जैसे आपने क्लास 11 में मेसोपोटामिया वाला चैप्टर पढ़ा था, याद है? एंड वी यूज्ड टू कॉल देम कि ये एंशियंट है मेसोपोटामिया के लोग। हम उनके लेवल के एंशियंट थे, और शायद उनसे भी पुराने थे। वो सब अभी भी रिसर्चेस चल रही है, मतलब उनके लेवल के तो थे ही हम, बिल्कुल उस टाइम लाइन के थे। और ये बात किसी को पता ही नहीं थी कि इंडियन सिविलाइजेशन भी इतनी ज़्यादा पुरानी है। फिर क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स का हमारे पे राज चल रहा था, उस दौरान की बात है, एक आर्कोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था दयाराम साहनी। तो भाई मैं सिमरन साहनी हूँ तो नाम याद करना तुम्हें आसान हो जाएगा। और भी एक और हमारे आर्कोलॉजिस्ट थे, उन्होंने खुदाई करी और बहुत सारी चीज़ें। पता क्या हुआ, ये हड़प्पा ना अभी पाकिस्तान साइड चला गया है। यहाँ से लोगों को ना अलग अलग ऐसी चीज़ें मिलनी शुरू हुई जो हमें लगा यार ये हमारे ज़माने की तो नहीं है। क्या होता था, लोगों को ना ईंटें निकलती थी हड़प्पा के तरफ की, और मोहनजोदारो जो हम यहाँ का शहर पढ़ेंगे वो सब पाकिस्तान तरफ है। वहाँ पे ना लोग खुदाई करते थे और ईंटें निकालते थे, खुदाई करते थे और ईंटें निकालते थे। तभी चैप्टर का नाम है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। ब्रिक्स वर्ड ही इसलिए आया, इसलिए बता रही हूँ। लोग ईंटें निकालते थे, बड़ी अलग से रेशियो की वो ईंट बनी होती थी, गोल्डन से कलर की। तो एक बार क्या हुआ, किसी ने पूछा उनके आर्कोलॉजिस्ट वगैरह ने कि आपको ये ईंटें कहाँ से मिल रही है? तो लोगों ने कहा हम तो खुदाई करके निकाल रहे हैं। और वो लोग उन ईंटों से अपना घर बना रहे थे, कुछ कुछ चीज़ें बना रहे थे। तो फिर आर्कोलॉजिस्ट को क्लिक हुआ कि भाई ऐसी कैसी ईंटें निकल रही हैं यहाँ से। तब वहाँ जाके खुदाई हुई और पूरी दुनिया को देन जाके पता चला कि हमारी इंडियन सिविलाइजेशन इज सो डैम ओल्ड। तब जाके हमें पता चला। तो आज हम जानेंगे कैसे हमने पता लगाया दैट वी आर हैविंग सच अ, आप कह सकते हो, एंशिएंट सिविलाइजेशन। अब इस एंशिएंट सिविलाइजेशन का नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस रिवर के बारे में अभी आपने रिसेंटली जो हम इंडस रिवर के बारे में आपने पूरा पढ़ा भी था, पूरी ट्रीटी, हमारी बहुत सारी रिवर्स बहती हुई जाती है इसमें से। अभी जब हमारा
इंडिया पाकिस्तान का जो आपने सुना था ना, वो हमारा ट्रीटी हमने पानी वाला, वो पूरी इंडस रिवर की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो ये जो पूरा एरिया था, इट वॉज एवरीथिंग वॉज इंडियन सब कॉन्टिनेंट पहले, ठीक है। तो यहाँ से जो है, यहाँ इंडस रिवर के आजू बाजू में जो लोग रहते थे ना, इनको हम कहते थे इंडस वैली के लोग। इन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इनके दो मेन शहर सबसे ज़्यादा जो आपको याद रखने हैं, एक है हड़प्पा और एक है मोहनजोदारो। अब हड़प्पा एंड मोहनजोदारो तो दोनों पाकिस्तान तरफ चले गए, तो क्या इंडिया में कोई शहर नहीं है? अरे बहुत शहर हैं अभी भी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन के इंडिया में। कौन कौन से? वो जैसे देखो, छनदरो, राखीगढ़ी, धीरे धीरे आपको इनके नाम याद हो जाएंगे, कालीबंगन, ये सब जो जो साइट्स हैं, शहर नहीं कहते हम, साइट कहते हैं हिस्ट्री के अंदर। ये सब आप मुझे कमेंट कर देना, बाय द एंड ऑफ द चैप्टर आपको याद हो जाएंगे। तो हमने जो है ना, सबसे पहला शहर जो मिला था यहाँ का, उसका नाम रखा था हड़प्पा। हड़प्पा शहर था वो। तो इसलिए कई बार इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन की जगह हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोल दिया जाता है। जैसे आप हर टूथपेस्ट को कोलगेट बोल देते हो ना, वैसे आप मानो, क्योंकि हमारा तो पहला शहर ही हड़प्पा निकला था, तो इसलिए हमने इसका नाम रख दिया था हड़प्पन सिविलाइजेशन। यही चीज़ आपकी बुक में लिखी है, वो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। बुक की लाइन रीड कर लो कि हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम, इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए रखा क्योंकि पहला शहर जो था वो यही मिला था। अब इसके टाइम स्पैन की बात करते हैं, बिकॉज अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि भाई ये बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। कितनी पुरानी है? आओ चलो बताती हूँ। इफ़ यू रिमेंबर हमारी टाइम लाइन, ठीक है, बचपन में हमें बहुत अच्छे से ये पढ़ाया गया था कि हम ना टाइम ऐसे देखते थे, एक होता था BC, एक होता था AD, ये तो आपको याद ही होगा। BC को हम कहते थे बिफोर क्राइस्ट, है ना, और AD को हम कहते थे एनो डोमिनी, मतलब कि भगवान जी के बाद में, आफ्टर क्राइस्ट आप कह सकते हो कि बर्थ ऑफ गॉड के बाद में, ठीक है। ये हमारा सीन चलता था। अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है 2025 AD अगर हम देखें तो। और जो है, एक जैसे जैसे आप यहाँ पीछे जाते जाओगे, पुराना ज़माना आता रहेगा। अगर मैं 2026 AD बोलूँ तो ये नया ज़माना है, 2027 AD बोलूँ तो और नया ज़माना है। अब यहाँ पे अगर आप देखो हड़प्पा की टाइमलाइन क्या है, यहाँ पे लिखा है 6000 से 1300 BCE। भाई BCE क्या हो गया? BCE की फुल फॉर्म होती है बिफोर कॉमन एरा। नाउ व्हाट इज इट? तो भाई हमने ना थोड़े से नामकरण इनका और कर दिया, क्योंकि टू रिलेटेड विद ईच एंड एवरी रिलीजन, ठीक है, कि खाली क्रिश्चियनिटी से हमारा रिलेट ना हो जो हमारी टाइमलाइन है। अब आर्कोलॉजिस्ट ने क्या करा, एक नेचुरल उसको देने के लिए जो है हमारा बिफोर क्राइस्ट को हम कह देते हैं BCE, यानी कि बिफोर कॉमन एरा कह देते हैं हम बिफोर क्राइस्ट को, ठीक है। और जो हमारा ये AD है, यानी कि जो फिलहाल अभी का पीरियड चल रहा है, इसको हम कह देते हैं CE, यानी कि इसका मतलब है कॉमन एरा। तो फिलहाल क्या चल रहा है? अभी चल रहा है 2025 कॉमन एरा, यानी कि CE। अगले साल आने वाला है 2026 कॉमन एरा। इसे बर्बाद होने से बचा लो पढ़ के अच्छे से, ठीक है। तो अभी CE चल रहा है और हम कौन सा टाइम पीरियड पढ़ने वाले हैं इसमें? ये BCE वाला। और इस टाइम पीरियड की एक खासियत है, आप जितना नंबर एक्सीड करोगे उतना आप इसमें पुराने ज़माने में जा रहे हो। अगर हम आज के समय की बात करें, 2026 नया ज़माना, 2027, 2050 में कह रही हूँ, तो वो तो बहुत फ्यूचर है। यहाँ इसमें हमारा ये नेगेटिव की तरह जाता है। जितना आप नंबर को बढ़ाओगे आप उतना पुराने ज़माने में जा रहे हो। तो यहाँ गौर फरमाओ कि जो हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसका टाइम पीरियड है 6000 से 1300 BCE का। अभी भी रिसर्चेस चल रही हैं, क्या पता और पुरानी हो आगे चल के हमें पता चले। दिस इज़ वॉट वी नो सो फार। तो अब एग्जाम में CUET में या फिर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप ये ऑप्शंस में से ये भर सकते हो, क्योंकि हमारी NCERT में लिखा है, तो हम तो NCERT से ही चलेंगे ना। अब जो ये हमारा पूरा समझ गए, ये पूरा नंबर लाइन समझ गए, मैंने 11th में भी समझाया था, बट शायद तुमने नहीं पढ़ा हो। अब पढ़ लेते हैं, ठीक है, इसे हटा दिया मैंने। चलो, अब ये जो हमारी पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ये हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखी है। एक है इसका अर्ली फेज, यानी कि स्टार्टिंग जो इससे इतने पीरियड का था 6000 से 2600 BCE का, क्योंकि इस समय में ना अर्ली इसलिए बोला क्योंकि इस समय पे ये लोग ज़्यादा एडवांस नहीं थे। बाद में तो ये ऐसे, मतलब तुम कहोगी कि भाई इनको कौन सा डोरेमोन मिला था उस ज़माने में जो इतने तरक्की पे थे ये लोग, इतने, मतलब वो ज़माने में जहाँ पे कुछ भी नहीं, आप सोच भी नहीं सकते। आज से हम 20 साल पहले भी देखते हैं, आज से अगर तुम 100-150 साल पहले देखो तो इतना डेवलपमेंट नहीं था ना। ये तो हज़ारों साल पहले की बात हो रही है। ये लोग तब बहुत डेवलप थे, ठीक है। ईंटें ऐसी बनाते थे कि पूरे के पूरे शहर के अंदर, पूरी की पूरी सिविलाइजेशन के अंदर सेम लेवल की ईंट लगेगी, उससे इधर से उधर नहीं होगा। वो ऐसे था, इतना अच्छा इन लोगों का सिस्टम बना हुआ था। घर ऐसे होते थे, 2-2 मंजिल के मकान बने हुए थे उनके, और उनके अंदर ही वॉशरूम होता था। और नालियाँ सड़कों पर ऐसी लगी हुई थी जैसे हाईटेक बिल्कुल जैसी होती है कि कोई गंदगी ना हो, प्राइवेसी पसंद, हाइजीन, क्लीनलीनेस। तो उस ज़माने में ये सब इतने एडवांस लोग थे। बट जो अर्ली
अर्ली वाला पीरियड था उसमें इतना एडवांस नहीं था, तब गाँव वाला कल्चर था। जब ये मेच्योर फेज में जाते हैं तब ये बहुत प्रॉस्परस थे, और फिर इनका एंडिंग होती है जब ये ना गायब हो गए, हमें पता भी नहीं ये लोग कहाँ गायब हुए। तो ये लेट पीरियड है इनका। ये तीनों लर्न कर लो, लिख दो कमेंट सेक्शन में। अब ये जो पूरी हमारी इंडस वाली सिविलाइजेशन है, अगर अभी हमें ढूंढनी हो तो ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आती है, थोड़ा बहुत पाकिस्तान की साइड पर है, बाकी सारा हमारी इंडिया पे ही है। एंड इट इज़ वेरी फेमसली नोन फॉर इट्स पॉटरी। यहाँ से हमें खुदाई करी ना तो बहुत बर्तन मिले, ईंटें मिली, सील्स मिली, मेटल्स मिले, ब्लेड मिली। अब सील वर्ड क्या हो गया दीदी, कौन सी सील मिली थी? तो ये देखो, ये रहा हमारा पहला टॉपिक, हड़प्पा की सील। ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट मतलब हिस्टोरिकली खुदाई करके जो निकालोगे इंपॉर्टेंट है उसे आर्टिफैक्ट कहते हैं, ट्रेजर जैसे तुम कहते हो, ठीक है। बट इट इज़ अ डेली यूज आइटम, इट इज़ फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रेड, तो इन चीज़ों को हम आर्टिफैक्ट कहते हैं। तो ये है आर्टिफैक्ट हड़प्पा का जो हमें मिला था, एंड दिस इज नोन एज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ हड़प्पा। एग्जाम में क्वेश्चन है सबसे अलग सा आर्टिफैक्ट कौन सा है, ये सील है, याद रखना, ठीक है। अभी इस सील के ऊपर क्या था, एक जानवर बना है, ठीक है, और कुछ कुछ ये लिखा है। अब इनकी जो ये लिखावट है, ये देख रहे हो, ये मछली है, ये 3 डंडे हैं, जो भी है ये हमें आज तक डिकोड नहीं कर पाए हैं। जैसे कि जो है हमारा इजिप्ट की लैंग्वेज हमें पता है, साइंस उनके क्या है, और वो जो हमारी क्यूनिफोरम फोन था मेसोपोटामिया वाले का, एंड मेरकर वाला 11th का याद है, उनका भी हमें पता था इन्होंने क्या लिखा है। इनका हम डिकोड नहीं कर पाए हैं, तभी वी डोंट नो उनके बारे में कि यार वो इतने एडवांस कैसे थे। जिस दिन हम पता लगा लिया इस पर क्या लिखा है, इट विल बी अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर आवर एंटायर वर्ल्ड, ठीक है। तो इनका भी हमें नहीं पता क्या लिखते हैं ये। तो यूजुअली एनिमल मोटिव होते थे और कुछ लिखावट होती थी जो हमें पल्ले नहीं पड़ती है। अब यहाँ पे जो है हड़प्पा के हमारे को हाउसेस मिले, खुदाई से पॉट्स मिले, ऑर्नामेंट्स मिले, हमारे को जो है ना आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से ही पता लगा पाते हैं कि हड़प्पा कैसा था। और जब मैं हड़प्पा की बात कर रही हूँ, खाली हड़प्पा नहीं, ये पूरी सिविलाइजेशन की बात कर रही हूँ। बोलते हम बस हड़प्पा है क्योंकि इनका लिखा हुआ तो हम समझ नहीं पा रहे, तो जो खुदाई करके निकलता है उसी से हम पता लगाते हैं ये लोग कैसे थे। अब आते हैं हम चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। हाँ, मैं बहुत सारी बातें करती हूँ चैप्टर को शुरू करने से पहले, फर्स्ट टॉपिक पे आने से पहले, तभी तुम्हें चैप्टर समझ में आएगा, तभी तुम्हें ये बोरा रट्टिफिकेशन नहीं लगने वाली है, और आराम से तुम एकदम से चैप्टर को क्रिस्टल क्लियर होकर समझ के खुद से बना के लिख दोगे। इतना मैंने बता दिया है, कोई हड़प्पा के बारे में पूछेगा तुम कहोगे आप बताता हूँ मैं तेरे को बेटा, ठीक है। चलिए अब लाइन बाय लाइन, ज़्यादा बातें नहीं क्योंकि जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है। अब बिगनिंग पे आते हैं पहले टॉपिक पे। टॉपिक वाइज नोट्स बना दिए हैं, एनसीईआरटी को छूप के भी मत देखना, रख दो जूनियर्स के लिए, उन्हें गिफ्ट कर देना, तुम्हें बस मेरे नोट से पढ़ना है, एक एक चीज़ है इसमें, ठीक है। तो बिफोर मेच्योर हड़प्पन फेज की पहले हम बिगनिंग में बात करेंगे कि मेच्योर वाला तो जब ये बहुत ही तड़क भड़क थे उसकी बात है ना, उससे पहले अर्ली फेज के अंदर जो है यहाँ पे कैसा कल्चर था, देयर वाज अ गाँव वाला कल्चर, हिंदी में बोलिए तो सिंपल कल्चर था, कोई अलग सी ऐसी पॉटरी नहीं थी, सिंपल ये लोग बर्तन बनाते थे, फार्मिंग करते थे, पेस्ट्रोलिज्म करते थे और क्राफ्ट करते थे, जैसे बास्केट वगैरह बना ली। कुछ बहुत एडवांस नहीं था, थोड़ी सी ही शहर थे, बहुत सारे शहर नहीं थे, ठीक है। स्मॉल सेटलमेंट थी, कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग हमें इस समय पे खुदाई करी हमने तो हमें नहीं मिली। फिर धीरे धीरे एडवांस होने लग गए, एंड देन जो है इनका जो है डेवलपमेंट शुरू हुआ। अब आते हैं हम इनका टॉपिक नंबर 2 पे, सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजीज, कि हड़प्पा के लोग क्या खाते थे। तुम क्या खाते हो? दीदी मम्मी जो बना देती है खा लेती हैं, और क्या है, जो नहीं खाओगे तो भी खाना पड़ेगा ज़बरदस्ती। और सब्सिस्टेंस मतलब होता है कि कमाई करना, तुम्हारे घर में मम्मी पापा कमा के ला रहे हो, तुम उड़ा रहे हो, कल को तुम कमाओगे तुम्हारे बच्चे उड़ाएंगे, ये चलता है ना हमारे यहाँ। तो भाई ये लोग कैसे गुजारा करते थे अपना, पैसे तो नहीं होते थे तब, मनी पेपर मनी सब तो नहीं होता था, तो व्हाट दे यूज टू ईट, व्हाट दे यूज टू अर्न, ये हम पढ़ेंगे इसमें। तो मेच्योर हड़प्पन डेवलप्ड इन एरियाज ऑफ अर्ली हड़प्पन कल्चर, मतलब जहाँ पे पहले गाँव वाले थे ना एरियाज, अर्ली हड़प्पा, वहीं पे शहर बन गए थे। ऐसा नहीं था कोई नई जगह इन्होंने पकड़ी थी, वही लोग एडवांस हो गए, उन्होंने बड़े बड़े अपने शहर बना लिए, ठीक है। सिमिलर लाइफस्टाइल था, फूड हैबिट सिमिलर था, ये लोग प्लांट्स भी खाते थे, एनिमल्स भी खाते थे, मतलब वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों ही होते थे ये लोग, ठीक है। अब हमारे पास ना आर्कियोबोटानिस्ट की टीम होती है। आर्कियोबोटानिस्ट मतलब वो लोग जो खुदाई करके एक बीज निकालेंगे और उसे पता लगाएंगे वो कौन सा बीज है, ठीक है। बहुत ही चालू लोग होते हैं ये, मतलब इतनी पढ़ाई कर रखी होती है उन्होंने कि तुम एक पत्ता भी उन्हें निकाल के दे दो वो बता देंगे कौन से प्लांट का है। तो उन्होंने रिसर्च करके पता लगाया कि ये लोग क्या क्या उगाया करते थे। तो दे यूज टू डू द फार्मिंग, वीट उगाते थे, बार्ली, लेंटिल, चिकपी, सेसमे, मिलेट, ये 2-4 नंबर के क्वेश्चन में आएगा, लर्न कर लो। और एक आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो एनिमल की बोन से पता लगाते हैं। तो हमें पता चला कि ये लोग कैटल, शीप, गोट, बफेलो, पिग को अपने घर में डोमेस्टिकेट करते थे दूध के लिए और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, और वाइल्ड एनिमल्स को ये कंज्यूम करते थे, जैसे बोर होता है एक जंगली पिग, ठीक है, डियर, घड़ियाल,
और इसको ये लोग खाते थे, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि ये लोग जो वाइल्ड एनिमल्स को कंज्यूम करते थे तो वो जो है ये खुद जाके जंगल में हंटिंग करते थे, किसी हंटिंग कम्युनिटी से खरीदते थे, दैट वी डोंट नो। बट इनको फिश भी खाते थे ये, क्योंकि नदी है, इंडस रिवर है, मछली और फाउल एक बर्ड होती है, आई थिंक तो बटेर कहते हैं उसे, वो भी ये लोग खाते थे। तो ये इनका खाने पीना पता चल गया। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है टॉपिक 2.1 एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। भाई साहब ये एग्रीकल्चर कैसे करते थे? तो एग्रीकल्चर के लिए हमें इनके बहुत सारे प्रूफ मिले कि ये लोग अपने खेतों में कैसे एग्रीकल्चर करते थे। एग्जैक्ट मेथड नहीं मिला है बट ग्रेन्स मिले हैं हमारे को, तो हमें पता है, ठीक है। अब बुल एंड ऑक्सन का ये लोग यूज़ करते थे प्लॉइंग के लिए, यानी कि जो हल है और बैल का यूज़ आज के ज़माने तक होता है, तब ये लोग वो यूज़ करते थे। हल इनके पास भी था। हाउ डू वी नो? हमें एक छोटा सा टॉय मिला था, उसमें इन्होंने वो बना रखा था। मुझे फोटो मिली तो मैं लगा दूंगी, वरना तुम खुद सर्च कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं तो लगाना भूल ही जाती हूँ, तुम्हें पता है। तो वो उससे हमें पता चला कि नो दे हैड दिस, उनको पता था प्लाव के बारे में। हाँ, एक टेराकोटा नाम की इनकी क्ले होती है, उससे बना हुआ था, और जो सील्स होती है ना उस पर भी बने हुए थे, ठीक है। प्लॉ मॉडल मिला हमें एक चोलिस्तान और बानावाली के अंदर। तो एक प्लॉ का मॉडल, एक प्रॉपर हल बना हुआ एक छोटा सा, वो भी हमारे को मिला था। और प्लॉड फील्ड का एविडेंस गाइस हमें मिला कालीबंगन इज इन राजस्थान एरिया, ठीक है। तो वहाँ पे हमें एक खेत था, उसकी जो है उसमें बीज लगे हुए थे प्रॉपर, ऐसा हमारे को उसकी जो वो टिल्ट नहीं करते सॉइल को, वैसा हमारे को एक खेत मिला। और मतलब कि ये लोग प्रॉपर वहाँ फार्मिंग करते थे। और जब हमने उसे ध्यान से स्टडी करा तो हमें पता चला गाइस कि एक टाइम पे 2 क्रॉप भी उगा लेते थे। मतलब आज के ज़माने में वी कॉल इट अ बिग थिंग यूजुअली, कि भैया एक समय पे 2 क्रॉप उगा रहे हो, ठीक है। बिग थिंग तो नहीं है बट फिर भी हाँ है ना, कि मतलब आप एक खेत पे उस जमाने के साथ से इट वाज अ बिग थिंग। 2 क्रॉप उगा लेते थे 90 डिग्री के एंगल पे मीट करती हुई, इधर एक फसल इधर एक फसल। दिस इज हाउ आप कह सकते हो कि इतने एडवांस ये लोग थे। तो ये इनकी पता चल गया। अब टूल्स क्या ये यूज़ करते थे? स्टोन के बने होते थे, मेटल के बने होते थे, दैट वी डोंट नो येट, ठीक है। और मोस्ट साइड जो इनकी थी ये सेमी एरिड एरियाज़ की थी, यानी कि ज़्यादा बारिश वाला इलाका तो ये सारा है नहीं, तो सूखा होता था ज़्यादा इलाका, या कभी कभी बारिश आती थी तो ये नदी का पानी यूज़ करते थे। नदी का पानी यूज़ करने के लिए इन्होंने कुएं बना रखे थे और कैनाल्स खोद रखे थे, बहुत सारे कैनाल खोद रखे थे। कैनाल होती है नहर बना देते हैं कि सीधा खेत तक पानी पहुंच जाएगा। एंड ये लोग रेजर्वॉयर भी बनाते थे। ये देखो ये गुजरात है, धोलावीरा कहते हैं गुजरात वाली साइड को। तो वहाँ पे ये देखो एक गड्ढा पूरा प्रॉपर एक बाउली जैसे होती है रेजर्वॉयर, वो बना रखा है पानी को इकट्ठा करने के लिए। तो दे यूज टू डू ऑल ऑफ दिस थिंग्स, ठीक है। और एक बहुत फेमस इनका कैनाल जो हमें मिला वो कहाँ मिला? शोरतुगई में। अब शोरतुगई कौन सी साइड है? अफगानिस्तान। तब अफगानिस्तान भी यहाँ हड़प्पन सिविलाइजेशन में ही आता था, एंड एट दैट टाइम हम उसे कहते थे शोरथुगई, ठीक है। ये लिखा है। तो यहाँ पे हमें कैनाल मिला क्योंकि वहाँ तो पानी है ही नहीं ज़्यादा, तो इसलिए यहाँ से लेके वहाँ तक का कैनाल खोद रखा था वहाँ फार्मिंग करने के लिए। तो सोच लो कितने एडवांस है। अब हम आते हैं इनके शहर के ऊपर। एग्रीकल्चर समझ गए। नाउ लेट्स कम टू देयर मेन एरियाज, जो है उनका सबसे फेमस शहर जिसका नाम है मोहनजोदारो, अ प्लान्ड अर्बन सेंटर। अर्बन सेंटर मतलब शहर। अब ये जो मोहनजोदारो है इसका मतलब क्या होता है? माउंड ऑफ द डेड। मोहनजोदारो मीनिंग माउंड ऑफ द डेड, मतलब कि इसकी ऐसा नाम इसलिए रखा है क्योंकि जब हमने इसकी खुदाई करी थी तो इतने स्केलेटन निकले थे, इतने कंकाल निकले थे कि इसे कह दिया कि ये मौत की ढेरी है। माउंड ऑफ द डेड, माउंड मतलब होता है ढेरी, मतलब ऐसे इतने टन्स में हमारे को स्केलेटन्स मिल रहे थे, टन्स तो नहीं मतलब बहुत स्केलेटन मिल रहे थे, इसलिए इसका ऐसा नाम रख दिया था, ठीक है। एक मूवी भी आई थी, उसमें भी हमें बहुत कुछ दिखाया था मोहनजोदारो के बारे में, ऋतिक रोशन की, तो उसमें भी दिखाया था सीटाडेल होता है, लोअर टाउन होता है, वही सब अब हम पढ़ेंगे। नहीं देखिए मूवी तो चलो मैं बताती हूँ कैसा होता है। तो अर्बन सेंटर ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक फीचर है पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन की, क्योंकि उस ज़माने में बड़े बड़े शहर थे, ठीक है। अब जो पहली साइट हमारे को मिली थी वो थी हड़प्पा। मोहनजोदारो हमारे को बाद में मिली थी, बट मोहनजोदारो सबसे फेमस है, हड़प्पा से भी ज़्यादा फेमस मोहनजोदारो है। अब इनके जितने भी शहर होते थे गाइज वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होते थे, जो मैं आपको नेक्स्ट फोटो में दिखा देती हूँ। ये देखो दिख रहा होगा, ये शहर इनका 2 पार्ट में डिवाइडेड होता था। एक ये छोटा वाला, इसको कहते थे सीटाडेल, और एक ये बड़ा वाला पूरा शहर का एरिया होता था, इसे कहते थे लोअर टाउन। तो सीटाडेल वॉज बेसिकली कॉल्ड अपर टाउन और ये था लोअर टाउन। अब फ़र्क क्या था इन दोनों के अंदर? जो ये सीटाडेल है ये चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से किला बंद था, बड़ी बड़ी दीवारों से चारों साइड से वॉल बन रखी थी इसकी, ठीक है। और जो ये सीटाडेल था बहुत छोटा था कंपैरिजन में हमारे लोअर टाउन के। सीटाडेल के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई थी जो पब्लिक पर्पसेस के लिए यूज़ होती थी। जैसे हमारे घर नहीं हमारे शहर में नहीं होता कि एक बाजार वाला इलाका है, वहाँ बैंक है, वहाँ सिनेमा हॉल है, वहाँ मॉल है, दुकानें हैं, ठीक है। और एक एरियाज होते हैं नेबरहुड के लोग रह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही आप मान लो। यहाँ सारे पब्लिक एरियाज
यहाँ मोहल्ले हैं, यहाँ लोग रह रहे हैं। तो ये जो सीताडेल है ना, यहाँ पे जितनी भी मकान नहीं बिल्डिंग बनी होती थी वो एक प्लेटफॉर्म पे बनाई जाती थी। ये इनकी स्पेशलिटी है। यानी कि अगर आप यूट्यूब पे सर्च करना मोहनजोदारो, आपको वीडियोस दिखेंगी, अभी भी लोग वहाँ जाके वीडियो बनाते रहते हैं। तो जो वहाँ की रिमेन्स आपको दिखेंगी, आपको ईंट के ऐसे पत्थर के ऐसे यूँ बने हुए दिखेंगे कि ऐसे डब्बा सा बना रखा है। वो क्या है, वो उनके रेज्ड प्लेटफॉर्म है। जैसे हम लोगों के यहाँ जब घर बनता है तो हम नींव खुदाई करके ज़मीन के नीचे बनाते हैं। ये लोग कुछ ऊपर भी बनाते थे कि पहले स्क्वायर प्लेटफॉर्म रेडी करेंगे, उसके ऊपर ये कोई बिल्डिंग बनाएंगे। तो ऐसे टाइप का ये लोग प्लेटफॉर्म बनाते थे। इसलिए ब्रिक्स इनकी सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट थी। लोअर टाउन के अंदर भी प्लेटफॉर्म्स बनते थे बट ज़्यादा ऊंचे नहीं बनते थे। लोअर टाउन की भी चारों तरफ दीवारी थी बट ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि लोअर टाउन की पॉपुलेशन ज़्यादा हुआ करती थी। तो इस सब से हमें पता चला लोअर टाउन भी वॉल होता था, बिल्डिंग रेस प्लेटफॉर्म पे होती थी बट बहुत ज़्यादा नहीं। तो इस सब से हमें पता चला कि इनके यहाँ पे मैसिव कंस्ट्रक्शन होता था। ये जो ब्रिक्स से ये लोग जगह बनाते थे तो उसमें कंस्ट्रक्शन होता था। कंस्ट्रक्शन है तो लेबर भी होगा, लेबर है तो लेबर की मूवमेंट भी होगी। तो एक एंटायर सिस्टम चलता था हमारा पूरे के पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन के हर शहर के अंदर। हर ब्रिक का एक स्टैंडर्डाइज रेशियो होता था, जो मैंने आपको बताया है वो था 1:2:4। अब ये रेशियो अफगानिस्तान वाली तरफ आप जाओगे तो भी यही मिलेगा, अगर आप इसको राजस्थान वाली साइड वाले पे चेक करोगे तो भी वही मिलेगा। ऐसे परफेक्ट प्लानिंग से ये लोग चला करते थे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया हमारा लोअर टाउन और सिटाडेल के बारे में। अब हम ज़्यादा पढ़ेंगे लोअर टाउन के बारे में। अब लोअर टाउन क्या है, जहाँ पे जो है घर थे लोगों के। तो घर में जो है, अगर आप देखो शहर जहाँ नेबरहुड है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि वहाँ का सीवेज सिस्टम अच्छा हो, कि साफ़ सफाई रहे। तो इनकी जो ड्रेन्स थी, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, ध्यान से देख लो। तो इनका सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर था इनके शहरों का, वो था उनकी ड्रेन्स। ड्रेन्स बहुत ही सिस्टमैटिकली प्लान करके बनाई जाती थी। यानी कि एक पहले पेपर पे पूरा प्लान बनाया जाता होगा कि ऐसे सड़कें मीट करेंगी, हर सड़क के 90 डिग्री के एंगल पे जो है साथ में उसके एक ड्रेन जा रही है, नाली जिसे आप कहोगे। ठीक है, और वो जो है हर घर जो भी बनता था उसके पीछे पहले एक गली बनती थी जहाँ पे उनका सारा वेस्ट वाटर जो है वो कलेक्ट होता था। इतनी प्लानिंग से ये लोग चलते थे। ये फोटो देखो यहाँ पे, ये देखो, ये एक जगह एक पूरी गली है। ये गली नहीं है, ये नाली है, पूरी ऐसे ढक रखा है उसको ऊपर से भी, और जगह दे रखी है कि वहाँ अंदर जाके आप लोग साफ सफाई कर सको। इवन इनकी जो नालियाँ होती थी वो खुली नहीं होती, जैसे हमारे आजकल कवर नहीं होती ना, काफ़ी जगहों पे वो पत्थर से कवर करके रखते थे कि वो कुछ गंदा आपको दिखाई ना दे, आपको हाइजीनिक फील हो। ठीक है, तो रोड्स एंड स्ट्रीट ग्रिड पैटर्न पे मीट करती थी। ग्रिड पैटर्न होता है, अगर आपने कभी गूगल मैप पे देखा हो अपने घर को, अपने इलाकों को, तो ऐसे ऐसे डिब्बे डिब्बे से नहीं दिख रहे होते, इंटरसेक्शन पे क्रॉस हो रहा था, उसे ग्रिड पैटर्न कहते हैं। तो उस जमाने में ये लोग ये नहीं कि कहीं भी ये एक अगर सर्कल है तो एक घर यहाँ बना दिया, घर यहाँ बना दिया, हम नहीं, प्रॉपर ग्रिड पैटर्न पे ये लोग घर बनाते थे। और उसके साथ में ड्रेन्स कहाँ जाएंगी वो भी प्रॉपर प्लानिंग से ये लोग बनाया करते थे। ठीक है जी, तो ये सब मैंने आपको बता दिया। और जितने भी घर होते थे उनके घर के पीछे से एक ड्रेन निकल रही होती थी जहाँ पे वेस्ट वाटर जाया करता था। तो इतना अच्छा इनका सिस्टम था। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। इन लोगों के घर कैसे होते थे अब हम ये जानेंगे। घर बहुत ही बढ़िया होते थे इनके, कईयों के 2 फ्लोर के भी घर होते थे, कईयों के घर पे छत होती थी तो उसकी सीढ़ी होती थी। अमेजिंग से घर होते थे इनके। ठीक है, ये देख सकते हो आप फोटो, इसमें से तो कुछ समझ आएगा नहीं, मैं समझाती हूँ कैसे होते थे इनके घर। तो एक चीज़ हमें ज़रूर पता चली है इनके घरों को देखकर, रेजिडेंशियल बिल्डिंग को देखकर, कि इन्हें ना प्राइवेसी बहुत पसंद थी। इन्हें ये नहीं पसंद था कि कोई ताकाचाकी करे, तो ये ग्राउंड फ्लोर पे कोई खिड़की नहीं रखते थे, ऊपर वाले फ्लोर पे ये खिड़की रखते थे। ठीक है, अब इनका घर कैसा बना होता था, सेंटर में कोर्टयार्ड होता था जिसको हम वेड़ा कहते हैं पंजाबी में। ठीक है, और कुछ और लैंग्वेज में आंगन भी कहते हैं, जैसे हिंदी में आंगन कहेंगे हम, सब लोग को अलग अलग चीज़ें कहते हैं इसको, जो सेंटर में कोर्टयार्ड होता है उसको। ठीक है, तो ऐसा बना होता था कि सेंटर में कोर्टयार्ड है, यहाँ पे कोई भी आके बैठे। ठीक है, और आसपास में चारों तरफ कमरे थे। ठीक है, ऐसा इनका घर बना होता था। और ये कोर्टयार्ड में से ऐसा था कि कोई भी आपके कमरे के अंदर ना देख ना पाए, ऐसे बनाते थे ये कि ताका झाकी कोई ना करे, कोई मेहमान आया है तो। और जो कुकिंग और वीविंग के लिए ये कोर्टयार्ड ही यूज़ होता था, खाना भी यहीं बनेगा, किचन यहीं होती थी ओपन, और वीविंग भी यहीं होती थी। प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए विंडो नहीं होती थी ग्राउंड फ्लोर पे, और एंट्रेंस नॉट फेसिंग द कोर्टयार्ड। ठीक है, एंट्रेंस थोड़ी अलग होती थी, ये नहीं सीधा कोर्टयार्ड में एंट्रेंस हो गई, नहीं, कोई तुम्हारे घर में आ रहा है तो तुम्हें उसे बुलाना हो तो वो कोर्टयार्ड में एंटर करेगा, और तुम्हारे कमरे भी वो नहीं देख सकता है। ईच हाउस हैड अ ब्रिक पेव्ड बाथरूम ड्रेन टू द स्ट्रीट ड्रेन। अब हर घर में बाथरूम भी होता था, बाथरूम भी ऐसे लोकेटेड होता था कि कोई तुम्हारे घर में आए तो एक कॉमन बाथरूम है, यानी वो तुम्हारे रूम से बाथरूम जाना हो। ठीक है, और वो जो बाथरूम होता था
उसके पीछे एक ब्रिक पेव्ड ड्रेन होती थी, यानी कि एक नाली होती थी जिसमें सारा वेस्ट वाटर जाया करता था। सम हैड स्टेयर्स, यानी कि काफ़ी घरों के अंदर हमें स्टेयर्स भी मिली है कि वो फर्स्ट फ्लोर पे जाएं, सेकेंड फ्लोर पे जाएं या छत के ऊपर जाएं। एंड मैनी हैड प्राइवेट वेल्स ऑल्सो, यानी कि बहुत सारे घरों के अंदर प्राइवेट कुएं मिले हैं। और कुएं भी जो कोर्टयार्ड होता था उससे एक्सेस पे होते थे कि किसी को अगर तुम्हारे घर में आया है तो वो कोर्टयार्ड, अगर उसे वेल में जाना है, मतलब पानी पीने जाना है, कूदने नहीं, तो वो आराम से जाके वहाँ पानी पी ले और वो तुम्हारे कमरों में ना ताका-झाकी कर पाए। ऐसे ये लोग घर बनाते थे। अराउंड 700 वेल्स हमारे को मिलते हैं, ये कमेंट सेक्शन में बता दो। तो इतना पढ़ लिया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे सीटाडेल के बारे में। ये तो लोअर टाउन पढ़ लिया। सीटाडेल जो मोहनजोदारो को है उसके 2 ही मेन अट्रैक्शंस है, ठीक है। वैसे तो अभी बहुत ज़्यादा है, हमें बुक में 2 ही बता रखी हैं। 2 वो कौन सी है? एक है हमारे को वहाँ पे सीटाडेल में ज़्यादातर पब्लिक प्लेसेस थी, तो एक हमारे को वहाँ पे जगह मिली जिसको हमने कहा वेयर हाउस या फिर ग्रेनरी, जहाँ पे हमें लगता है ये लोग अनाज स्टोर करके रखते होंगे। वो जो ग्रेन हाउस, या तुम पढ़ लो, मुझे सब याद है तो मैं तो पीछे नहीं देख रही हूँ, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारे को क्रिस्टल क्लियर दिमाग में सब छप जाएगा 2 बार पढ़ के चैप्टर को। तो ये जो हमारा ग्रेनरी था उसमें क्या था, नीचे का जो वुड का जो ब्रिक का प्लेटफॉर्म है वो तो अभी भी है, ऊपर शायद इन्होंने कुछ लकड़ी का बना रखा होगा, वो तो मीन ऑफ इतने सारे टाइम के अंदर खराब हो चुका है, ठीक है। अब आता है दूसरा अट्रैक्शन है इसका, वो है ग्रेट बाथ। फोटो लगा दूंगी याद रहा तो। ग्रेट बाथ, इसके ऊपर एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, लर्न कर लो। ये ग्रेट बाथ हमें लगता है कि ये रिचुअल पर्पसेस के लिए यूज़ करते थे। ये एक पूरा इतना बड़ा एरिया है, टैंक बना हुआ है जिसमें नॉर्थ और साउथ की साइड से सीढ़ियाँ बनी हुई है कि आप उसमें उतर के स्विमिंग कर सकते हो, ठीक है। और ये जो ग्रेट बाथ है इसकी स्पेशलिटी हमें और ये लगी कि ग्रेट बाथ के आसपास में 8 बाथरूम्स थे, बहुत बढ़िया, जिनका अपना प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, नालियाँ वहाँ बनी हुई थी। तो ऐसा हमें लगता है कि शायद से ये किसी रिचुअल्स बात के लिए यूज़ होता होगा। जैसे आप स्विमिंग करके अलग जाओगे ना बाथरूम में नहाने शावर लेने, उस हिसाब से हमें लगता है कि इस टाइप से ये पूरा इन्होंने क्रिएट कर रखा होगा ग्रेट बाथ। तो ग्रेट बाथ पे नोट लिखने को आएगा तो आप याद रखना। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक नंबर 4, ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। अब हम चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट पे पहुंच चुके हैं। अब हम इन लोगों की बातें नहीं करेंगे, अब इन लोगों को जानने की कोशिश करेंगे। घर देख लिए, खाते क्या है, कमाई क्या करते हैं, ये सब जान लिया। अब हम जानेंगे कि क्या इनके यहाँ पे अमीरी गरीबी का फर्क था या नहीं था। वो कैसे पता लगा है? डोरेमोन तो नहीं है कि वहाँ जाके देखा हो कौन अमीर था कौन गरीब था। तो आर्कियोलॉजिस्ट बहुत चंट होते हैं, इनके पास बहुत तरीके होते हैं पता लगाने के। तो सबसे पहले अगर इन्हें चेक करना हो अमीरी गरीबी का फर्क था या नहीं था, तो ये बरियल्स चेक करते हैं, यानी कि कब्र। उन्हें खोदते हैं और उन्हें देखते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कि इजिप्ट के अंदर आफ्टर लाइफ में बिलीव करा जाता था ना, तो काफ़ी पुराने ज़मानों में जगहों पे होता था। तो ये देखते अगर किसी कब्र के अंदर कुछ ज़्यादा महंगा सामान रखा है, किसी में नहीं है, तो मतलब ये अमीर की होगी नहीं होगी, ऐसे ये लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो बरियल से पता लगाते हैं। तो एक डिफरेंस इन्हें पता चला, सम पिट वर लाइंड विद ब्रिक्स में शो स्टेटस डिफरेंट। मतलब कि ऐसा हमें दिखाई दिया कि कुछ जो कब्रें थी ना, उनमें जो है ना पिट जो होता है, जो गड्ढा होता है, उसमें ब्रिक से लाइन कर रखा था, प्लस्तर कर रखा था उसका, और कुछ में नहीं था। तो शायद जो अमीर लोग होते वो करा देते हो। एक छोटा सा यही डिफरेंस हमें पता चला। ज़्यादा जितनी भी ग्रेव्स थी उनमें पॉटरी, बर्तन छोटे छोटे रखे हुए थे, कुछ ऑर्नामेंट रखे हुए थे। मतलब ये लोग भी थोड़ा बहुत आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। और काफ़ी सारी ग्रेव्स के अंदर हमारे को एक कॉपर का मिरर मिला है, तो मतलब ये कुछ उनका मीनिंग होगा तब रखते होंगे। और एक ग्रेव है जिसको आपको याद रखना है, वहाँ पे जो एक स्केलेटन था उसके गले में माला मिली थी हमारे को, कुछ मोती थे उसमें, जैस्पर के मोती थे। आपकी बुक के एंड में वो फोटो लगी हुई है, मैंने लगाई नहीं यहाँ पे। तो एक ही हमें ऐसा मिला जहाँ उन्होंने माला पहन रखी थी। ज़्यादा हमें इससे फ़र्क नहीं पता चला अमीरी गरीबी का जब हमने इनके बरियल्स को स्टडी करा, ठीक है। अब जब ये वाली स्ट्रैटेजी फेल हो गई तो हम नेक्स्ट स्ट्रैटेजी पे जाते हैं, जो है टॉपिक 4.2 में, लुकिंग फॉर लग्जरीज। अब बरियल पढ़ के समझ में नहीं आया, अमीरी गरीबी का फर्क है नहीं, तो हम देखेंगे लग्जरी आइटम कितनी यहाँ यूज़ होती थी, लुकिंग फॉर लग्जरीज। तो अब आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जितने भी आर्टिफैक्ट्स निकलते हैं, जितनी भी खुदाई करके चीज़ें निकली, बहुत सारा ऐसा ढेर बनाते हैं उनका और उन्हें डिवाइड करते हैं। ये डेली यूज़ के आइटम है और ये लग्जरी। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन से डेली यूज़ के है? जो चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में निकली डेली यूज़, जैसे आजकल कोम्ब और जो है आपका बॉडी वॉश और आपका परफ्यूम, आपके कपड़े जूते, ये हमारे लिए क्या डेली यूज़ के आइटम है, ठीक है। उस ज़माने में ये परफ्यूम जैसी चीज़ भी डेली यूज़ के आइटम नहीं थी, वो लग्जरी में आती थी, ठीक है। या ऐसे ही उन्होंने चेक करना शुरू करा। जैसे बर्तन है, इस मेटल का बर्तन बहुत ज़्यादा है, ठीक है डेली यूज़ का है। अरे ये तो कुछ सोने का है तो इसको अलग रख दो, इस टाइप से। ये तो बढ़िया अलग सी चीज़ है, ये तो ज़्यादा नहीं मिली तो ये लग्जरी है। ऐसे हमने पता लगाना शुरू करा। तो डेली यूज़ के आइटम को यूटिलिटारियन कहते हैं। उसमें हमें क्या मिला? स्टोन की और क्ले की आइटम मिली। कर्न्स होते हैं, सिलबट्टे जो होते हैं ना, वो बहुत मिले हमें इनके यहाँ। पॉटरी मिली, नीडल्स मिली और रूफास मिले, ठीक है।
लग्जरी आइटम हमें वो होती है जो काफ़ी रेयर मिले या कुछ ऐसे प्रोडक्ट से बनी होती है, वो उसका जो रॉ मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल ना हो। तो हमें एक चीज़ मिली थी जो हमें लगी रेयर है, वो है ये फेयॉन्स के पॉट। ये जो फेयॉन्स होता है ये एक टाइप का एक क्ले है या जो भी चीज़ है, इसे बनाने का प्रोसीजर थोड़ा मुश्किल होता है और इसके ज़्यादा बर्तन भी हमें नहीं मिले, तो हमें लगा ये लग्जरी आइटम है। बट जब बाद में इन्होंने चेक करा तो काफ़ी बार फेयॉन्स की छोटी छोटी नीडल्स भी मिली, तो आर्कियोलॉजिस्ट कंफ्यूज हो गए कि भैया अब ये बढ़िया चीज़ है या नहीं है। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो मोहनजोदारो और हड़प्पा ही ऐसी साइट थी, शहर थी, जहाँ हमें लग्जरी आइटम मिली, बाकी जगहों पे नहीं मिली। और एक लग्जरी आइटम जो सबके घरों में, हमें कई कई घरों में मिली, वो थे सोना। तो सोना तो सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है उस ज़माने से ही, तो उसको ये लोग स्टोर करके रखते थे होड्स के अंदर। होड्स क्या थे? मटके होते थे और उसके अंदर ये लोग छुपा के उसे रखते थे, जैसे लॉकर टाइप में अपने। तो ये हो गई इनकी लुकिंग फॉर लग्जरीज। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, फाइंडिंग आउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। अब ये लोगों को फैशनेबल रहने का बहुत शौक था, मोतियों की माला, मनके और ये सब चीज़ें ये लोग बहुत पहनते थे, तो उसके लिए क्राफ्ट इनके यहाँ बहुत होता था। बीड्स बनाना, ब्रिक्स पढ़ लिया ना, अब बीड्स पे आते हैं। तो बीड्स का इंतजाम ये कहाँ से करते थे ये जानते हैं। तो पहले टॉपिक में हम जानेंगे इनके क्राफ्ट प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पे होता था, कौन से ऐसे शहर थे जहाँ पे ये काम हुआ करता था। तो छनदरो एक इनकी बहुत छोटी सी साइट है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। क्या क्राफ्ट करते थे ये? छोटे छोटे मोती बनाते थे, बीड मेकिंग, शेल कटिंग, क्योंकि यहाँ पे शेल्स इनको मिल जाते थे, ठीक है। तो शेल को कट करके मालाएं बनाना, मेटल और सील का वर्क। अब जो सील है वो काफ़ी यूज़ होती थी, तो सील पे लिखना, ये सब काम ये लोग करते थे, ये इनका क्राफ्ट होता था। बीड्स कौन कौन से स्टोन से बनाते थे? ये सुंदर सुंदर बीड्स बनाते थे, ये फोटोज देखना बुक में लगी हुई है। तो कार्नेलियन रेड कलर का एक पत्थर होता है उससे, जैस्पर एक ग्रीन कलर का पत्थर होता है उससे, क्वार्ट्स का बनाते थे, और स्टियाटाइट एक सॉफ्ट क्ले मटेरियल होता है, उससे ये लोग बीड्स बनाया करते थे। मेटल के भी, शेल्स के भी, फ्योन्स के भी, टेराकोटा के भी, हर चीज़ के ये लोग बीड्स बनाते थे, फिर ब्रेसलेट्स एंड मालाएं बनाते थे। वेरियस शेप्स एंड डिज़ाइन की बनाते थे ये लोग, जैसे बैरल शेप हो गई, गोल शेप हो गई, स्क्वायर शेप हो गई, अलग अलग शेप्स की बनाते थे, और उन पे एचिंग भी करते थे। एचिंग मतलब होता है गाइस डिज़ाइन, जैसे कि ये एक बीड बनाया ना, तो उस बीड के ऊपर ये लोग ऐसे उस पर यूँ डिज़ाइन बना दिया। जैसे इन्होंने ये एक बीड बनाया है तो उस पर ऐसे डिज़ाइन बना दिया, ऐसे खाली नहीं, प्लेन नहीं छोड़ेंगे उसे। ये एक इन्होंने बीड बनाया है तो उस पर ऐसे कुछ डिज़ाइन बना दिया, उस पर कारीगरी भी पूरी किया करते थे ये। और माइक्रो बीड्स भी बनाते थे ये, छोटे छोटे, इतने छोटे बीड बनाते थे। हमारी मिस्ट्री है कि इतने छोटे ये बीड कैसे टूल्स होते होंगे जिससे ये इतने छोटे बीड बनाते थे। कार्नेलियन एक पत्थर होता था जो ये बहुत यूज़ करते थे, उसको भी बनाना, मतलब उसकी चीज़ें बनाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो रेड कलर जो कार्नेलियन का चाहिए होता था वो अलग अलग टेम्परेचर्स पे बर्न करके आता था, तो काफ़ी कामकाज इनका चलता था फॉर द क्राफ्ट प्रोडक्शन। अब हमें छनदरो, लोथल और धोलावीरा, ये 3 मेन सेंटर्स पता चले हैं जहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, क्योंकि यहाँ पे हमें वेस्ट मटेरियल ऐसा मिला, छोटा छोटा टुकड़ा, और ड्रिल्स मिली है स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट करने के लिए। कौन कौन सी? छनदरो, लोथल, धोलावीरा और नागेश्वर और बालाकोट, ये 2 और साइड्स है जो थोड़ा गुजरात साइड में, समुद्र के पास में है। तो ये यहाँ पे शेल ऑब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा बनते थे। एंड क्राफ्ट गुड्स वर सेंट टू बिग सिटीज़ लाइक हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, और जितने भी ये क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था ये सब ये लोग बेच दिया करते थे, जिसको हड़प्पा एंड मोहनजोदारो के अमीर लोगों को, ठीक है। तो ये आपको लर्न हो गया, इसमें से सारे 1 मार्कर आएंगे भर भर के, तो इस टॉपिक को याद कर लो। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैसे पता लगाया इन्होंने, छनदरो है, ये है, वो है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इन्हें कैसे पता चला छनदरो में ये काम होता था या लोथल में ये काम होता था। आर्कियोलॉजिस्ट कैसे पता लगाते हैं कि ये सेंटर ऑफ प्रोडक्शन है क्राफ्ट के? तो 3 तरीके होते हैं। एक है वेस्ट मटेरियल को देख के, सबसे पहले वो आसपास में देखते हैं, चाहे ना वेस्ट मटेरियल यूज़ हो जाता है बट फिर भी कुछ छोटे छोटे टुकड़े, अगर आप पेपर ही कट करोगे तो एक छोटा माइन्यूट टुकड़ा तो पड़ा होगा ना, आर्कियोलॉजिस्ट उससे भी पता लगा लेते हैं। शेल के, स्टोन के, कटिंग के लेफ्ट ओवर पीसेस से उन्होंने पता लगा लिया, और उससे हमें पता चला कि स्मॉल सेंटर्स के ऊपर क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था और बिग सेंटर्स में भी कभी कभी क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। ऐसा नहीं है मोहनजोदारो और हड़प्पा में क्राफ्ट नहीं होता था, वहाँ भी होता था, बट ज़्यादा इन्हीं शहरों में होता था। आ गया ये चैप्टर समझ में इतना, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोक्यूरिंग मटीरियल। अब जो ये क्राफ्ट प्रोडक्शन करते थे, माला बना रहे हैं, उसके लिए जितने मोती चाहिए इन्हें, और वो अलग अलग स्पेशल पत्थर के बने होते थे, तो वो कई बार तो लोकली इन्हें मिल जाते थे, मोहनजोदारो, हड़प्पा और पूरे अपने आसपास के शहर से। कई बार बाहर के देशों से भी ये मंगाते थे। तो चलो जानते हैं कहाँ से कौन सा पत्थर आता था, और ये लर्न करना है 1 मार्कर के लिए, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ये लोग जो है लोकल भी मिल जाती थी। ये देखो, ये एक टाइप की ड्रिल है जिसको ये यूज़ करते थे। ये देखो, ये कितना सुंदर माला इन्होंने बना रखी है।
तो जो है काफ़ी चीज़ें इन्हें लोकल मिल जाती थी, जैसे क्ले। नॉन लोकल में इनको स्टोन, टिम्बर, मेटल जो चाहिए होता था वो बाहर से ये लोग खरीदा करते थे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट जो इनका यूज़ होता था इधर से उधर ले जाने में चीज़ों को, वो हमें मेनली बुलक कार्ट यूज़ करते थे, ये बैलगाड़ी, उसका हमें एक मॉडल मिला तो वी नो दैट। और ये रिवर रूट्स भी यूज़ करते थे क्योंकि इतनी बढ़िया रिवर थी इनके पास, इंडस रिवर, तो उसको ये यूज़ करते थे। और इन्हें बोट भी पता थी, हमें एक सील मिली है उसमें बोर्ड बनी हुई, मतलब बोर्ड बनानी इन्हें आती थी, ठीक है। तो हड़प्पन्स गॉट मटेरियल फ्रॉम मेनी रीजन। कौन कौन से हैं वन मार्कर याद कर लो अब ये। नागेश्वर और बालाकोट से शैल आते थे, लिख दो कमेंट सेक्शन में। शोर तू गई जो अफगानिस्तान है, वहाँ से नीले रंग का एक पत्थर आता था जो अब भी बहुत फेमस है अफगानिस्तान का, जिसे हम कहते हैं लैपिस लजूली, ठीक है। लोथल से कार्नेलियन आता था, वो लाल पत्थर जो मैंने आपको बताया था। स्टियाटाइट आता था और काफ़ी सारे मेटल्स आते थे। वन मार्कर वन मार्कर वन मार्कर याद रख लो। अब कॉपर कहाँ से आता था, एक राजस्थान का एक खेतरी रीजन है, वहाँ से कॉपर ये लोग जो है लिया करते थे, ठीक है। अब ये जो है गोल्ड की अगर हम बात करें तो वही KGF गोल्ड माइन जो है साउथ इंडिया, वहाँ से ये लोग गोल्ड खरीदा करते थे। अब हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स जो है गाइज हमारे उनका जो है ना हमारे को एक मिला कि ये लोग ट्रेड करते थे, वो था हमारा राजस्थान का एक बहुत फेमस कल्चर है जिसको कहते हैं गानेश्वर जोधपुर कल्चर, ठीक है, उसी ज़माने का। तो वहाँ पे हमें ऐसी पॉटरी मिली जो हड़प्पा की थी और हमारे को वहाँ का कॉपर मिला कि हमारे पास है। तो मतलब शायद कि हड़प्पन्स उनको उनसे कॉपर खरीद के अपनी पॉटरी को बार्टर सिस्टम कर लेते होंगे कि बर्तन उनको दिए और उसके बदले में वो उनसे कॉपर ले लिया करते थे। तो दैट मीन्स अच्छा खासा ट्रेड भी होता था। अब ये तो हमने पढ़ा लोकल ट्रेड जो आसपास से होता था। नाउ हड़प्पन्स यूज टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड ऑल्सो। मेसोपोटामिया जो हमने पढ़ा है 11th क्लास के अंदर, हमारे मेसोपोटामिया से भी ट्रेड लिंक थे, हम उनसे चीज़ें खरीदते थे, उन्हें चीज़ें बेचा करते थे, वहाँ से ट्रैवलर्स हमारे यहाँ आते थे इन दोज एशियन टाइम्स, ठीक है। चलो देखते हैं। तो कॉपर जो है, स्पेशली कॉपर की बहुत ज़रूरत होती थी हमें, तो कॉपर कभी तो राजस्थान से तो आता ही था, बट ओमान का कॉपर हम बहुत खरीदते थे। अब हमें कैसे पता चला, क्योंकि जब हमने केमिकल टेस्ट करा तो जो ओमानी कॉपर है उसमें और जो हड़प्पा का कॉपर था उसमें सेम निकल था, मतलब कि हमने शायद उनसे खरीदा था, ठीक है। और जो है हड़प्पा के जो जार्स होते थे, हड़प्पन्स के ना एक जार बहुत फेमस थे जिसपे ब्लैक क्ले की कोटिंग हो रखी थी, वो हमें ओमान में मिले। शायद उसमें हम उन्हें कोई लिक्विड भर के भेजते थे, लिक्विड तो हमें नहीं पता चला क्या था, और उसके बदले में वो हमें कॉपर दिया करते थे। पहले ज़माने में बार्टर सिस्टम होता था, पैसे नहीं होते थे, तुम कोई चीज़ दो हम तुम्हें कोई चीज़ देंगे, ठीक है। और मेसोपोटामिया का जो टेक्स्ट है उसमें लिखा हुआ है कि वो लोग भी कॉपर किससे खरीदते थे, मगन से। और मगन हमें लगता है क्या है, ओमान है, तो मेसोपोटामिया वाले भी ओमान से कॉपर खरीदते थे और हम भी, ठीक है। एंड बहुत सारे हड़प्पा की सील्स, वेट्स, डाइस, बीड्स, ये सब हमें बाकी सिविलाइजेशंस के अंदर मिले हैं। और हमारे को एक और चीज़ पता चली है कि इन हमारा ट्रेड ना लिंक एक ट्रायंगुलर ट्रेड लिंक था, क्योंकि मेसोपोटामिया टेक्स्ट में हमें पता चला एक जगह के बारे में जिसका नाम है दिलमन, एक मगन और एक मेलुआ। मतलब ये हमारे को मेसोपोटामिया के लोग हड़प्पन्स को कहते थे मेलुआ, जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की थी। और आपको जैसे याद होगा अगर 11th क्लास में कि मेसोपोटामिया के अंदर भी ज़्यादा चीज़ें थी नहीं, उन पे एग्रीकल्चर ज़्यादा होता था, वो भी ज़्यादा चीज़ें खरीदते थे बाहर से। तो वो हमारे से कार्नेलियन पत्थर खरीदते थे, लैपिस लजुली, कॉपर, गोल्ड और वुड, ये सब वो खरीदते थे मेलुआ से। और हमें लगता है मेलुआ क्या है, इंडस वैली यानी कि हड़प्पा। और कई बार इन्होंने लिखा हुआ है मेलुआज हाजा बर्ड, ऐसे ऐसे करके इनकी एक कहावतें हैं, मे योर जो है आप लोग बहुत तरक्की करो, इस टाइप से हड़प्पा, ये सब करके लिखा है बुक के अंदर। तो हमें लगता है वो हम हैं, क्योंकि लैंड ऑफ पीकॉक्स ये कहते हैं, पीकॉक्स तो हमारे यहाँ ही है ना, तो इस हिसाब से। तो हड़प्पन्स वर सी फेयरर्स, हमें समुद्री यात्रा करनी भी आती थी और कम्युनिकेशन थ्रू सी हमारे को वेल नोन थी। और ये सब हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमें बहुत सारी सील्स ऐसे मिली हैं जहाँ पे एक बोट बना है, बोट सी बना रखी है हमने, मतलब हमें सी के रूट्स पता थे। तो सोच सकते हो आपके उस ज़माने में वी वर सो एडवांस्ड एंड वी वर सो हाई लेवल ट्रेड भी हम उस ज़माने में करते थे। 2-3 मतलब अलग कॉन्टिनेंट में 2-3 देशों से हमारा ट्रेड लिंक्स थे, ठीक है। अब आते हैं, चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, टॉपिक नंबर 7 पे, इनका पढ़ना लिखना, जो इनके हमें कोई नॉलेज नहीं है भाई, क्या पढ़ते थे ये, मतलब ये पढ़ते थे, हमें नहीं पता क्या था उसके अंदर। तो इनकी अगर हम सील्स एंड सीलिंग्स की बात करें, ये सीलिंग्स क्या लिखा है, सॉरी गड़बड़ है, हेल्प्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। ये जो सील वह है ये क्यों लगाई जाती थी, किसी भी बैग के ऊपर बांध दिया करते थे। जैसे आजकल अमेजोन से किसी से आप पार्सल बनाते हो, सील होता है ना, अगर सील टूटी है मतलब किसी ने उसको छेड़खानी करी है, तो सील इसलिए होती थी। हर एक बिजनेस, जिसका कोई बिजनेस है वो अपनी सील बनवाता था, उसके ऊपर उसका एक परमानेंट कोई निशान है, जैसे कोई जानवर वानवर का कोई मोटिव बना दिया,
और उसका नाम वगैरह लिखा होता था उनकी अपनी लैंग्वेज में, जो हमें समझ में नहीं आई ये क्या है। अगर सील ब्रोकन है मतलब किसी ने छेड़खानी करी है। अब आया टॉपिक 7.2 एन एनग्मेटिक स्क्रिप्ट, वही जो हमारे पल्ले नहीं पड़ी आज तक इनकी स्क्रिप्ट। तो हड़प्पन सील जो है उसमें हमें पता चला ये ज़्यादा बातें नहीं लिखते थे, छोटा छोटा ज़्यादा नहीं लिखते थे। जो सबसे बड़ी भी राइटिंग हमारे को मिली है ना उसमें सिर्फ 26 लेटर्स बने हुए हैं, 26 निशान बने हुए हैं, तो ज़्यादा लंबा हमें लिखा हुआ कुछ नहीं मिला है। बट इससे हमें ये समझ में आता है कि ये लोग हमेशा ना एनिमल बनाते थे। जैसे ये सील है तो उस पर ये ऊपर कुछ 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 लिखा है और एक एनिमल बना हुआ है। मतलब कुछ जो लोग अनपढ़ थे, जो पढ़ते नहीं थे, तो उनके पहचान के लिए एनिमल ये बनाते थे। स्क्रिप्ट की अगर हम बात करें तो 375 से 400 साइंस हमें मिले हैं। जैसे हमारे 26 ABCD के अल्फ़ाबेट्स हैं ना, तो इनके अलग अलग साइन मिले हमें, जैसे कुछ ऐसा, कुछ मछली जैसा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, जो भी है मैं ऐसे अपने पास से बना रही हूँ अपनी लैंग्वेज, बट जो भी इनकी हमें मिली है उसमें हमें 375 से 400 साइंस मिले हैं, जिनमें से एक का भी मतलब हमें नहीं पता है क्या था। अगर पता चल गया तो भाई दैट विल बी अ वर्ल्ड डिस्कवरी। ठीक है, अब ये लिखते थे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। हम कैसे लिखते हैं पेपर के ऊपर, बुक में, बताओ मुझे। ये लिखते थे राइट साइड से लेफ्ट साइड तक। कैसे पता चला हमारे को? क्योंकि लेफ्ट साइड पे फिर ये तो छोटी छोटी जब जगह बच जाती है तो आप स्क्रैम्बल करने लगते हो, ऐसे यूं बहुत बिछा बिछा के लिखने लगते हो, उसे हमें पता चला। ठीक है, राइटिंग फाउंड ऑन सील्स, टूल, जार, टैबलेट्स, बोन्स, हर चीज़ पे लिखी हुई थी। टूल्स के ऊपर, जैसे बर्तनों पे नाम नहीं लिख देते, ये अपनी हर चीज़ पे अपना नाम लिखते थे। अब वो नाम लिखा था, पहचान में कुछ भी लिखा था, वी डोंट नो, बट लिखते थे। पेरिशेबल मटेरियल पे भी ये लोग लिख दिया करते थे, जो चीज़ खराब होगी उस पर भी लिख दिया करते थे। तो इससे पता चल रहा है कि लिटरेसी तो वाइड स्प्रेड थी, पढ़े लिखे लोग इनके यहाँ बहुत ज़्यादा थे। चलिए अब आता है नेक्स्ट हमारा इनके वेट्स। इनका वेट जो होता था बुक में नहीं बता रखा, उसे चर्ट नाम के एक पत्थर से बनाते थे, वाइट कलर का होता है वो, और बहुत वेट्स होते थे इनके। हर डिनोमिनेशन का वेट था, यानी कि छोटे छोटे के ग्राम के, जैसे सुनार की दुकान पे होते हैं ना, इतने इतने से सोना को तोलने के लिए इतने इतने से भी वेट्स थे, और इतने बड़े बड़े भी वेट्स इनके पास में होते थे। तो हड़प्पन यूज प्रिसाइज वेट सिस्टम, चर्ट का बना होता था, क्यूबिकल होता था और मार्किंग उस पर नहीं होती थी। लोअर वेट्स बाइनरी सिस्टम फॉलो करते थे और हायर वेट्स डेसिमल सिस्टम फॉलो करते थे। स्मॉल वेट्स पर यूज फॉर ज्वेलरी एंड मेटल स्केल पैन्स भी हमें मिले, जो तराजू होता है वो भी हमें इनके यहाँ से मिला है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एंशिएंट अथॉरिटी। अब जब इतना हमने इनके बारे में पढ़ लिया, दे वर सो एडवांस पीपल, तो कौन चलाता था इनकी सरकार? कोई राजा था या बहुत सारे राजा थे? कौन था? हमें कुछ नहीं पता है। हम इस बात का पता ही नहीं लगा पाए हैं आज तक कि वहाँ जो इतना सिस्टमैटिकली सब कुछ चलता था, क्या एक राजा था, बहुत सारे राजा थे? यहाँ वहाँ ओलिगैरिकी थी। ओलिगैरिकी मतलब काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि पीपल्स की गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी नहीं कि 10, 15, 20, 25, 50 लोगों का ग्रुप है और वो सरकार चला रहे हैं। एक लीडर नहीं, देयर इज़ अ ग्रुप, देयर इज़ अ बॉडी, जैसे एंशिएंट रोम में होता था, समझे वो चीज़। तो हड़प्पा में इतना कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग होता था। पॉटरी, सील, वेट्स, ब्रिक्स, सब कुछ एक जैसा होता था पूरे हड़प्पा में। ब्रिक्स भी हर जगह सब सेम लेवल की होती थी, मतलब कोई एक जना था जो सब कुछ चला रहा था। बट इस पे बहुत डिबेट्स होती है। अब तुम बताओ तुम कौन से सोच के हो। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं दैट देयर वर नो रूलर्स, ऑल वर इक्वल, कि कोई राजा था ही नहीं, कोई लीडर था ही नहीं, हर कोई इक्वल था। बट क्या आप सोच सकते हो ऐसा हो सकता है? मैं अपने व्यूज़ बताऊं तो अब सबको अपनी मन मर्जी कोई कर रहा होगा तो इतने सिस्टम से तो काम हो नहीं सकता है। लड़ाइयाँ ही होती हैं जब सब अपनी मर्जी करेंगे। तो अब हो कोई बड़ी ये अलग सी सभ्यता होता हो ऐसे तो पता नहीं। ठीक है, कुछ कहते हैं मैनी रूलर, ईच सिटी सेपरेट थी, मतलब कि हड़प्पा का अलग राजा, मोहनजोदारो का अलग राजा। वो भी मुझे लगता है काफ़ी साइकोलॉजिस्ट को लगता है नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हर राजा चाहेगा कि मैं कुछ यूनिक करूँ, मेरे यहाँ पे ऐसा घर बनाओ, वो कहेगा मेरे यहाँ पे ऐसा घर बनाओ। ह्यूमन नेचर है ऑब्वियसली। तो और कुछ लोग कहते हैं कि वन स्टेट थी, यानी कि एक ही स्टेट थी, एक ही राजा था, क्योंकि आर्टिफैक्ट, प्लानिंग, सब कुछ जो है बहुत ही सिस्टमैटिकली होता था। तो आई गो ऑन विद द थर्ड वाला व्यू, और जो है इसीलिए काफ़ी लोग थर्ड व्यू के साथ ही जाते हैं। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि शायद इनके यहाँ पे डेमोक्रेसी हो इसलिए ऐसा हो, या इनके यहाँ पे ओलिगैरिक रूल हो। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। हाँ जी, इनका भी एंड हो गया था, दे वर एंडेड। ठीक है, अब इनका बुरा वक्त, यानी कि एंडिंग जो है वो शुरू कब होती है? 1800 BCE से। मोस्ट मेच्योर हड़प्पन साइट जो थी वहाँ पे हमें कैसे पता चला कि ये एंड हो रहे थे? क्योंकि इनकी जो यूनिक चीज़ें थी वो ख़त्म होने लगी। सुंदर सुंदर मोती की माला, पत्थर और इनके पॉटरी, इनके बढ़िया बढ़िया घर, अच्छे ड्रेन सिस्टम, वो सब वाइप होने लगा, वैनिश होने लगा। दोबारा छोटे छोटे घर बनने शुरू हो गए, डिस्टिंक्टिव चीज़ें मिलनी हमारे को बंद हो गई, ये सब हुआ। तो पीपल मूव टू अ न्यू एरिया। ठीक है, अब जो मोहनजोदारो हड़प्पा से ज़्यादा लोग गुजरात
गुजरात, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी की साइड आने लग गए थे। और आफ्टर 1900 BCE जैसे जैसे हम नए ज़माने में आ रहे थे और डिक्लाइन होता रहा। हड़प्पा का आर्टिफैक्ट्स डिसअपियर होने लगा, भी हमें सील्स नहीं मिली, वेट्स नहीं मिले, स्पेशल बीड्स मिलने बंद हो गए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड का कोई अता पता नहीं मिला, ये सब चीज़ें हमें मिलनी बंद हो गई। लेस मटीरियल यूज़ हो रहा था, फ्यू ऑब्जेक्ट्स ये लोग बनाते थे, हाउसेस की क्वालिटी पुअर हो गई थी, लार्ज पब्लिक बिल्डिंग हमारे को कोई नहीं मिली, और इसलिए हमने इसे कहा कि ये लेट हड़प्पन कल्चर है या फिर हड़प्पन कल्चर की एंडिंग है। अब रीज़न ऐसा क्या हो गया कि इतने बड़े शहर से ये लोग तबाह होने लग गए? तो काफ़ी रीजंस है। मे बी क्लाइमेट चेंज हुआ हो, बाढ़ आ गई हो, कुछ हो गया हो, सूखा पड़ गया हो, तो ये लोग छोड़ के घर अपने कहीं और भाग गए और हमें नहीं पता वो कहाँ था। मे बी फ्लड आ गई हो, बहुत सारी पॉपुलेशन मर गई हो, ठीक है। मे बी रिवर शिफ्ट हो गई हो, कई बार रिवर अपना रास्ता बदल लेती है, तो फिर वहाँ पे तो सूखा पड़ जाएगा ना। मे बी ऐसा हो गया हो, या ओवर यूज़ ऑफ लैंड करा हो, जैसे कि बहुत इन्होंने रिसोर्सेज को ओवर यूज़ कर लिया हो, ठीक है, ये हो सकता है। बट हमें नहीं पता कि इन रीजंस की वजह से कोई पूरी सिविलाइजेशन थोड़ी एंड हो जाएगी। एंशिएंट एलियन आता था ना वो हिस्ट्री टीवी पे, तो वो तो कहते थे शायद एलियन आ गए थे कोई और इन्हें ले गए अपने साथ में, ऐसा भी कुछ लिखा होता है, बट वी डोंट नो इट येट। हमें नहीं पता ये कैसे गायब हुए, इतने बढ़िया लोग कहाँ गायब हुए, वी हैव नो क्लू, ठीक है। ये है यहाँ पे, ठीक है। मोस्ट लाइकली सेंट्रल हड़प्पन स्टेट में ये अथॉरिटी एंड हो गई हो, मे बी जो इनका एक राजा था वो चला गया हो, वी डोंट नो। बट एविडेंस हमारे पे क्या है कि ये खत्म हो गए, स्क्रिप्ट खत्म हुई, सील खत्म हुए, पॉटरी खत्म हुए, धीरे 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 ये लोग बिल्कुल ही डिसअपियर हो गए, और फिर से वो गाँव वाला सिंपल सा कल्चर शुरू होने लग गया। ये बड़े बड़े मैसिव शहर दे ऑल एंडेड, ठीक है जी। तो यही हमें पता है एंड ऑफ सिविलाइजेशन के बारे में। अब आता है टॉपिक नंबर 10। भाई अब जो बातें शुरू में बतानी चाहिए थी ना, ये एनसीईआरटी में अब बताएंगे। जो मैंने आपको बताया था ना हड़प्पा मिला कैसे था, कैसे पता चला, वो ईंटें निकली थी। अब टॉपिक 10 पे हमें बताया जा रहा है हड़प्पा को हमने ढूंढा कैसे था। तो आफ्टर हड़प्पन साइट्स कोलैप्स पीपल फॉरगेट देयर एग्जिस्टेंस। जब हड़प्पा खत्म हुआ तो सब भूल ही गए थे हड़प्पा भी कोई है, हमें थोड़ी पता था। फिर मैंने आपको बताया कि फर्स्ट क्लू कब मिला था हमें हड़प्पा का, वो हुआ था हमारे को जब हमारे 2 आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया था। तो आते अब हमारे 10.1 टॉपिक पे, कनिंघम का कन्फ्यूजन। ये कनिंघम जी का नाम याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। मिड 19th सेंचुरी की बात है, यानी कि 18, 20, 25 ऐसे वाले टाइम पीरियड की अगर आप बात करो, तो उस समय पे ASI के डायरेक्टर जनरल थे कनिंघम जी। ASI एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कमेंट सेक्शन में आप मुझे फुल फॉर्म कमेंट करो, हर बार पूछा जाएगा। उसके पहले डायरेक्टर जनरल थे, ये ब्रिटिशर्स के ज़माने से बनी थी हमारे इंडिया की सभ्यता को, आर्कियोलॉजी को जानने के लिए, ठीक है। तो इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे कनिंघम, ठीक है। अब कनिंघम जी ना हमेशा पढ़ा करते थे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के टेक्स्ट, उससे ये इंडिया की हिस्ट्री पता लगाते थे। कौन सी हिस्ट्री पढ़ते थे ये सिर्फ और सिर्फ 6 BCE से लेके 4 BCE की हिस्ट्री पढ़ा करते थे। इनके पास यही वाला टाइम पीरियड की हिस्ट्री होती थी, और उसके लिए चाइनीज पिलग्रिम अकाउंट को स्टडी करते थे। कौन सा पीरियड का बताया मैंने, 6 BCE से 4 BCE को ये स्टडी करते थे, और उसके लिए चाइनीज वाले अकाउंट को ये पढ़ते थे, ठीक है। अब उनमें से किसी भी चाइनीज अकाउंट के अंदर, जो चाइनीज पिलग्रिम अकाउंट थे, उसमें हड़प्पा का मेंशन ही नहीं था। तो जब भी अगर कोई आर्टिफैक्ट ऐसा निकलता था हड़प्पा की खुदाई में, तो ये सोचते थे पता नहीं कब का होगा, ये तो नहीं लिखा मेरी वर्क के अंदर, और ये उसे नज़रअंदाज कर देते थे। एक बार एक आदमी इनके पास ये हड़प्पा वाली जो डिस्टिंक्टिव सील है ना वो लेके आया, तो इन्हें लगा मुझे नहीं आ रहा समझ में ये कब का, ये तो है ही नहीं यहाँ का। अब उन्हें क्यों समझ में नहीं आता था, क्योंकि वो 4 से 6 BCE में पढ़े हुए थे, और हम बात कर रहे हैं भाई साहब 10 BCE लगभग, उस इतने पुराने समय की 6000 BCE की बात कर रहे हैं ना हम तो बहुत पुराने ज़माने की बात करते हैं, ये उससे आगे के ज़माने में बैठे हुए थे। तो इस वजह से उन्हें समझ में नहीं आ पा रहा था। तो ही बिलीव्ड इंडियन हिस्ट्री बिगेन विद द गंगा वैली। उन्हें लगा कि जब गंगा के किनारे पे लोगों की बसावट शुरू हुई तब हमारी हिस्ट्री शुरू हुई थी, जो आप 2nd चैप्टर में पढ़ोगे। बट द ट्रुथ वॉज हम तो और भी बहुत पुराने लोग थे। तो रिजल्ट क्या हुआ कि कनिंघम को तो समझ में नहीं आ पाया कि हम लोग इतने पुराने हैं। फिर किसने पता लगाया, आओ मैं बताती हूँ। इन द अर्ली 1900s की बात है, दयाराम साहनी नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, जिनको एक सील मिली थी बहुत ओल्ड लेयर्स में, जिससे पता चला कि इंडिया की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। तो ऐसे जो मिट्टी होती है ना, उसकी खुदाई करते हुए हम एक स्ट्रैटिग्राफी को फॉलो करते हैं। यहाँ से मिला मतलब नया ज़माना, और पुराना 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 ज़माना। तो बहुत नीचे की लेयर से उन्हें एक आर्टिफैक्ट मिला, मतलब हम इतने पुराने ज़माने के हैं, उन्होंने पता लगा लिया, ठीक है। फिर RD बैनर्जी नाम के एक और हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनको मिली सील मोहनजोदारो से। उसके बाद अंग्रेज़ों ने कहा कि चलो भैया पता लगाओ कुछ तो है यहाँ पे। देन उस ज़माने में इनके जो आर्कियोलॉजिस्ट थे
जो इनके डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के, वो अब बदल चुके थे, उनका नाम था जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल ने भी फिर साथ में और सारे हमारे इंडिया के आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई करी और तब पता लगा कि इंडियन सिविलाइजेशन इतनी ज़्यादा पुरानी है। तभी कहा कि मार्शल आए और उन्होंने इंडिया को 3000 साल और पुराना बना दिया। ठीक है जी। अब मेसोपोटामिया में जैसे एग्जैकवेशंस हुई थी और मेसोपोटामिया को लोग इतना बड़ा मानते थे, भाई ये तो बहुत पुराने ज़माने के लोग हैं, इनके यहाँ तो बड़े बड़े राजा थे और सील्स निकलती थी। अब वो सब हमारे साथ होने लग गया था। एंड देन मार्शल ने बहुत ही अच्छे से जो है, जो ग्रीस में वो जैसे खुदाई करते थे, वो खुदाई के पैटर्न वो यहाँ लाने वो शुरू कर देते हैं। बट जब मार्शल ने बहुत सारी खुदाई करी ना, तो उन्होंने गलती कर दी, उसकी वजह से हमारा काफ़ी नुकसान हुआ, हम इंडियंस का, हमारी हिस्ट्री का। क्या हुआ कि उन्होंने ना स्टैटिग्राफी को फॉलो नहीं करा, यानी कि इस वाली लेयर में से जो आर्टिफैक्ट निकले उसे भी एक जगह पे रख दिया, इस लेयर में से जो आर्टिफैक्ट निकले उसे भी यहाँ रख दिया, इस लेयर में से जो आर्टिफैक्ट निकले उसे भी यहाँ रख दिया। भाई साहब, अब हमें कैसे पता चलेगा कौन से ज़माने का था? यही गलती इन्होंने करी, इसलिए काफ़ी सारा पास्ट हमारा कन्फ्यूजन में चला गया, हमें नहीं समझ में आया। बट देन अगले साल या कुछ सालों बाद जो है एक नए आर्कियोलॉजिस्ट आते हैं, जो एक आर्मी के थे और उनके काफ़ी डिसिप्लिन टाइप के थे। उनका नाम था REM व्हीलर। 1944 में जब ये आए तो इन्होंने स्ट्रैटिग्राफी को फॉलो करा, मिलिट्री वाले डिसिप्लिन से इन्होंने हमारे यहाँ खुदाई करी और बहुत अच्छे से इंडिया की हिस्ट्री को पता लगाया, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। फिर हमारा पार्टीशन हो जाता है और हमारे मेजर 2 शहर जो थे, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, वो तो वहाँ चले गए पाकिस्तान के साइड पे। अब फिर हमने क्या करा? खुदाई नहीं करी। तो फिर हमने जो इंडिया की तरफ साइड्स थी, जैसे ये वाली लोथल, राखीगढ़ी, ढोलावीरा, इन सब पे हमने ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया। ठीक है, नाउ अब हम ना नई चीज़ों पे फोकस करते हैं कि खुदाई से ज़्यादा कि क्या निकल रहा है, कि वहाँ के लोगों का क्या कल्चर था, क्या सोचते। अब हम इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं और अब तो बहुत एडवांस टेक्निक आ गई है, तो अब भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक गाइस, प्रॉब्लम ऑफ पीसिंग द पास्ट टुगेदर। अब हम जब चैप्टर पढ़ रहे हैं हमें बहुत आसान लग रहा है, ये इससे ये लोग ये काम करते थे, ये मोती बनाते थे, ये ब्रिक ऐसे बनती थी, घर ऐसे बनते थे, हमने तो बहुत सिंपली कह दिया। बट एक आर्कियोलॉजिस्ट को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है बीइंग अ हिस्ट्री स्टूडेंट, अब हम ये पढ़ेंगे ये सब पास्ट को पता लगाने के लिए। तो सबसे पहले आफ्टर फाइंडिंग आर्टिफैक्ट, आर्कियोलॉजिस्ट को क्लासीफाई करना होता है उनको उनके मटीरियल पे और फंक्शन पे। पहले उसको इस पे क्लासीफाई करते हैं। फंक्शन वो कैसे जज करते हैं? जहाँ से वो मिला है, यानी कि घर से मिला है तो घरेलू आइटम है, नाली में से मिला है तो वेस्ट प्रोडक्ट होगा, ग्रेव में से मिला है तो आफ्टर लाइफ के लिए रखा है, और जैसे ईंट के भट्टों में से मिला है तो भैया ये ईंट के भट्टे बनाने में यूज आते हैं। फंक्शन देखते हैं। समटाइम्स ये इनडायरेक्ट एविडेंस देखते हैं, जैसे कि कोई स्टैचू है, उसके ऊपर ऐसे फोल्ड बने हुए कपड़े के, मतलब इनको कॉटन के कपड़ा बनाना आता था, तभी तो इन्होंने ऐसा फोल्ड बनाया है। ऐसे ये लोग पता लगाते हैं। ठीक है, एंड देन दे नीड फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस ऑल्सो, जैसे कि हड़प्पा की जो सील है, अब सील पे गाय बनी है, बुल बनी है, एक हल बना है, तो हमें पता चला ये यूज़ करते थे इसका। सील के ऊपर बोट बनी है, मतलब बोट आती है बनानी, चलाते होगे तभी तो बनाई है बोट इन्होंने। तो ये सब से हम पता लगाते थे कि ये इनका कल्चर ऐसे चलता था। अब आते हैं हम लास्ट टॉपिक पे, प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत इजी हमें समझ में आ गया, काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई इनकी जो हमें आर्टिफैक्ट्स मिले हमें समझ में नहीं आए ये क्या है, किस पर्पस के हैं। तो यूजुअली हमने उनको कंसिडर करते हैं मे बी ये रिलीजियस पर्पस के होंगे, रिलीजन रिलेटेड होंगे, धार्मिक होंगे, रिचुअल के लिए होंगे, इसलिए हम इनको नहीं समझ पा रहे हैं क्या क्या है वो। तो इंटरप्रेटेड रिलीजन जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसलिए वो उन ऑब्जेक्ट्स को रिलीजियस कर देते हैं। जैसे कि एक टेराकोटा की फीमेल फिगर मिली है हमारे को, जिसको हमने कहा है उनके सर पे एक हेड बैंड्स है, उन्हें हमने कहा ये मदर गॉडेस है। नाउ वी डोंट नो कि वो उन्हें गॉडेस की तरह पूछते थे या नहीं, बट मे बी हमें लगता है कि वो मदर गॉडेस है। ऐसे ही एक स्टैचू मिला है छोटा सा है, उसको हमने कहा ये प्रीस्ट किंग का स्टैचू है। अब हमें नहीं पता दे यूज टू प्रे देम और नॉट, बट उसको हमने प्रीस्ट किंग कहा है। मेसोपोटामिया में भी होते थे ये। देन हमारे को ग्रेट बाथ मिला, जो रिचुअल लगता है हमारे को स्ट्रक्चर। फायर ऑल्टर्स मिले, यानी कि जैसे हवन कुंड होता है ना, वो वाली जगहें हमारे को बहुत सारी मिली हैं। बेसिकली वो 2 साइड से मिली है, मैंने अभी यहाँ लिखा नहीं है, आप बताना कमेंट सेक्शन में। फिर हमें सील्स मिले हैं जिनमें हमारे को प्लांट मोटिव्स बने हुए, देखो ये सील, नेचर वर्शिप दिखाया जा रहा है कि नेचर को वर्शिप करो। और इवन हमें तो ये भी लगता है कि इनको यूनिकॉर्न्स की भी नॉलेज थी, क्योंकि कुछ सील्स के ऊपर यूनिकॉर्न बना था। लड़कियों खुश हो जाओ, देखो इन्हें यूनिकॉर्न्स भी पता थे। और फिर हमारे को ऐसा लगता है कि ये लोग शिव जी की भी पूजा करते थे, ऐसा हमारे को लगा, क्योंकि एक सील हमारे को मिली, उसको हम कहते हैं प्रोटो शिवा की सील। क्यों हमें लगा? क्योंकि जो है ना उस पर मतलब ऐसे यौगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं और आसपास में इतना सुंदर सा सीन है, तो हमें लगा मे बी ये शिव जी हो हमारे। फिर हमने ऋग्वेदा से जो है मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है मैच करके देखा कि ऋग्वेदा में जैसे जो है शिव जी के रुद्र रूप के बारे में बता रखा है, और उसका कंपैरिजन जो सील पे मिला था उससे करा, तो वो उनको मैच नहीं लगा कि नहीं। तो फिर इन्होंने कहा
शायद ये शिव जी नहीं है, मे बी ये कोई और मतलब ऐसे शेमन होंगे, यानी कि कोई आदमी जिनके पास थोड़ी कुछ पावर्स हो, ये उनको पूछते हो, ये उनको मानते हो। बट जो प्रोटो शिवा की शील्ड है, पहले हमें लगता था शिव जी, देन दे सेड दैट मे बी नहीं हो। तो वी डोंट नो एनीथिंग, अभी कुछ क्लियर नहीं है, बस ये अजम्पशंस ही है। तो जो चीज़ समझ नहीं आती वो हम कहते हैं कि इनकी रिलीजियस चीज़ होगी। इवन जो है हमारे को जो है पता है कोनिकल ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी मिले जिनको हमें लगता था कि शायद ये शिवलिंग है, बट देन जो है कुछ ने कहा शायद नहीं, दे आर नॉट। तो बहुत सारी चीज़ें अभी गाइस दे आर नॉट नोन, ठीक है। अभी भी बहुत पढ़ाई चल रही है, काम चल रहा है, एंड इन नियर फ्यूचर में भी हमें पता चले दैट हड़प्पन्स का क्या रिलीजन था, वो दे यूज टू प्रे, ठीक है, क्या करते थे वो लोग और कैसे रहते थे, मे बी विल नो इट इन नियर फ्यूचर। बट विद दिस हमारा ये चैप्टर जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। अभी हमारे को काफ़ी चीज़ें नहीं पता कि ग्रेट बात का क्या यूज़ था, लिटरेसी लेवल कैसी थी, सेमेट्री कैसे बनती थी इनकी, जेंडर रोल्स हमें नहीं पता, लड़की का क्या रोल होता था, लड़के का क्या रोल होता था, भेदभाव होते थे या नहीं होते थे। और ये सब जानने के लिए हमें बहुत मुश्किल इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे को इनकी स्क्रिप्ट नहीं पता। अगर पता चल जाए लिखते क्या थे तो शायद हम समझ जाए। सो लेट्स प्रे हमारे को पता चल जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिखावट, जिससे हम और अच्छे से समझ पाए। आपका ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। ये है हमारे प्रीस्ट किंग, ये कुछ सील्स मैंने यहाँ पे लगा दी हैं, और बाकी जो फोटोज मैंने कही थी नेट पे सर्च करके आप देख लेना। एक वीडियो देख लेना हड़प्पा की जो है, और वो मोहनजोदारो की यूट्यूब पे, जिससे आपको दिखाई दे कि अच्छा ऐसा था, ठीक है। जब भी टाइम मिले मैं भी लिंक में लगा दूंगी। तो विद दिस ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ये जो बेहतरीन नोट्स है वो मेरे इंस्टाग्राम पे अपलोड हो चुके हैं। अगर तुम एक समझदार बच्चों अपनी हेल्प करना चाहते हो तो गो एंड एक्सेस इट। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। एंड इस कोर्स को जो है लाइक कर दो, जो हमारा पूरा हिस्ट्री का ये कोर्स है जो पूरा का पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट कराएगा। और जो मेरा सेकंड चैनल है सिमरन सहानी ह्यूमैनिटीज क्लास 11 12, उसे सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ बस मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइव क्लासेस वहाँ होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे बाकी क्लासेस भी पढ़ानी होती है। तो गो एंड सब्सक्राइब टू द सेकंड चैनल। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।